वालेकुम। सो वेव फंक्शन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 क्वांटम मैकेनिक्स। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम क्वांटम मैकेनिक्स क्यों स्टडी कर रहे हैं। सो जैसे हमने पहले क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किए, यानी एनर्जी, वेलोसिटी, फोर्स एट्सेट्रा। सो दोज वर द लार्ज ऑब्जेक्ट्स, और उनके लिए हमने देखा कि क्लासिकल मैकेनिक्स उनको उनको डील करती है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में एक चीज़ हमने जो पीछे स्टडी की वो ये कि व्हेन एवर यू हैव अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन क्वांटम मैकेनिक्स, लेट्स से एन इलेक्ट्रॉन, then electron has a wave associated with it. Since it has a wave associated with it, so अब क्या होगा कि जो आपके पास अब चूँकि वेव एसोसिएटेड है, तो अब आपके पास देयर विल बी डिफरेंट लॉज गवर्निंग दिस काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हमें यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो हम अप्लाई करते हैं इन इन इनके ऊपर। सो फर्स्ट पॉस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? एक्चुअली इट्स नॉट अ postulate, इट्स लाइक हाउ यू समटाइम आपको, जैसे जो दूसरी बुक है आपकी बाइजर की, उसके अंदर इसको postulate के तौर पे नहीं लिखा हुआ, अगर आप वहाँ से पढ़ें। सो यहाँ पे थोड़ा सा इजी है, तो मैं आपको यहाँ से जो है वो करवा रही हूँ। बट ये कि वहाँ पर सेम यही वेव फंक्शन के जो टॉपिक है उसके अंदर सेम यही चीज़ आ रही है। द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज डिस्क्राइब कम्प्लीटली विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन साई नोन एज द वेव फंक्शन और स्टेट फंक्शन। अब याद है आपको, हमने कहा था कि जो वेवलेंथ है उसके साथ हमने जो पार्टिकल है उसके साथ हमने वेवलेंथ एसोसिएट की हुई है। तो चूंकि वेवलेंथ एसोसिएट की हुई है, तो मतलब पार्टिकल को हम एक वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन, लेट से उसकी जो वेव लेंथ होगी, चूंकि वो एक पार्टिकल है, तो उसकी जो उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होगी, इट विल बी अ वेव समथिंग लाइक दिस, यानी एक वेव पैकेट होगा। आप कह लो कि ऐसा वेव होगी कि जो नंबर ऑफ वेव्स का सम होगी, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होगी, तो वेव पैकेट होगा। ये वेव पैकेट ग्रुप वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, यानी वो सारे ये जो पूरा पैकेट होगा, जैसे आप कह लो कि जैसे ये आपने ऐसा पैकेट पहले भी पढ़ा होगा ना। सो इस टाइप का जो वेव है, ये पूरी इसके गिर्द एक इन्वेलप होगा, और ये ग्रुप वेलोसिटी से मूव करेगा। सो इस तरह अब इसको डिस्क्राइब हम करते हैं, जैसे किसी भी आपके पास कोई मतलब लेट्स से साइन वेव है, तो उसका जो फंक्शन होता है वो साइन फंक्शन होता है, कॉज का कॉज होता है। तो आपके पास एक साइनोसॉइडल वेव का जैसे फंक्शन होता है, उसी तरह अब ये जो वेव पैकेट है इसका भी एक हम वेव फंक्शन लिखेंगे। सो ये वेव फंक्शन जो है, ये इसको उसकी स्टेट को प्रेजेंट करेगा, तो स्टेट फंक्शन भी कहलाएगा। इट्स अ फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी and time coordinate also t. So इसको हम लिखेंगे psi of x y z t. This wave function is single valued, finite and continuous. सिंगल वैल्यूड का मतलब है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर इसकी दो वैल्यू नहीं हो सकती। सो अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर रही हूँ, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर इसकी एक ही वैल्यू होगी। इट्स ऑल्सो फाइनाइट। सो ऐसा नहीं होगा कि ये फंक्शन जो है वो इन्फिनिट, किसी भी पॉइंट के ऊपर इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर रहा होगा। कंटिन्यूस होगा, इसका मतलब है कि कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि इस वेव फंक्शन की वैल्यू ना हो, यानी उसकी या डिसकंटिन्यूटी हो, या जैसे ये कि वेव फंक्शन जब आपके पास है, तो यहाँ से इस तरह ये डिसकंटिन्यूटी नहीं हो सकती किसी पॉइंट पे। तो ये जो आपके पास तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं, किसी भी फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर वेव फंक्शन एज वेल। वेव फंक्शन गोज़ टू जीरो, यानी मैथ में आपने ये तीनों चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि फंक्शन वेल बिहेव फंक्शन जो है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, फाइनाइट, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। सो द वेव फंक्शन गोज़ टू जीरो एट इन्फिनिटी। इन्फिनिट डिस्टेंस दूर चले जाएँ तो वहाँ वेव फंक्शन को नहीं होना चाहिए। इट्स अ वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। इट्स अ पार्टिकल जो है उसके साथ वेव पैकेट एसोसिएटेड है, तो इन्फिनिट डिस्टेंस के ऊपर कोई वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी उसकी वैल्यू वहाँ ज़ीरो होगी, मतलब ज़ीरो होगी। ये कि डिसकॉन्टीन्यूटी वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे उसकी वैल्यू ज़ीरो है। मस्ट गोज़ टू जीरो एट एक्स इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी, मतलब एक्स वाई जी तीनों डायरेक्शन में अगर आप इन्फिनिटी पे जाते हैं, चाहे प्लस इन्फिनिटी चाहे माइनस इन्फिनिटी, इट्स वैल्यू गोज़ टू जीरो। दिस वेव फंक्शन ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। हम आगे जाके देखेंगे इसको कैसे श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो इसी वेव फंक्शन को सॉल्व करके हमें बताती है। The probability of finding the particle with wave function psi in certain region is simply the integral of
psi मॉड स्क्वायर। तो psi जो है उसका मॉड लेंगे हम, यानी उसकी पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ, और उसका स्क्वायर, और इज स्क्वायर ऑफ द एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन एंड इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। Hence psi itself has no physical meaning. What मीनिंग्स जब भी हमारे पास कोई मीनिंग होगा साई से, तो वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेटर अप्लाई किया होगा हमने उसका साई स्क्वायर करके उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ली होगी। ठीक है, तो द वेव फंक्शन आर यूजुअली कॉम्प्लेक्स विद बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आगे जाके हम वेव फंक्शन की जब हम देखेंगे, और जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन को भी देखेंगे तो हम देखेंगे उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ रहा है। तो साई इज़ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, यानी कॉम्प्लेक्स जो नंबर्स होते हैं, आपको पता है कि वो उनका एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। सो ऑल्दो वेव फंक्शन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको ये बता रही है कि अगर आपके पास लेट्स से इस टाइप का वेव फंक्शन है, तो इसमें पार्टिकल को के यहाँ पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और कुछ इस जगह पर जो है वो कम है। सो प्रोबेबिलिटी वो एक रियल आपके पास वैल्यू आएगी या एक नंबर आएगा। सो इट्स अ लाइक रियल थिंग, इवन दो साई जो है वो एक वो है, यानी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को निकालेंगे कैसे? जो psi का हम मॉड कह रहे हैं, तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो हम कह रहे हैं दैट विल कम आउट व्हेन यू मल्टीप्लाई psi विद psi स्टार। यानी जब भी आप एक कॉम्प्लेक्स एक फंक्शन को, यानी जो कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है, उसको उसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमेशा हमारे पास एक रियल जो है वो फंक्शन आता है या रियल नंबर आता है। सो एंड देन एंड उसका जो है वो स्क्वायर। और चूँकि ये हम जो है वो लेट्स से हमारा जो पार्टिकल है वो किसी स्पेस में है, 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लेंगे तो हम उसको उस स्पेस के वॉल्यूम के ऊपर जो है वो इंटीग्रेट करेंगे। और अगर तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपका पार्टिकल जो है वो एक डायमेंशन में है ही नहीं, लेट्स से एक्स में है, तो आप एक्स पे करेंगे साई स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स। सो इसका इसके साथ डी एक्स, और दिस इज इक्वल टू 1। सो 1 का मतलब है कि आपके माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 100% है, वो कहीं ना कहीं तो होगा ही। सो इट्स ऑलवेज इक्वल टू 1। और अगर आप ज़ाहिर है वॉल्यूम के अंदर लेते हैं 3 डायमेंशन में, तो डी वी को के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे। द पार्टिकल डज नॉट एग्जिस्ट एज द इंटेग्रल कैन नॉट बी इन्फिनिटी। सो इंटेग्रल जो है इन्फिनिटी नहीं हो सकता है, सो देयरफॉर पार्टिकल जो है वो leave this thing. Furthermore, psi so यानी ये ज़ीरो नहीं हो सकता, इट्स वैल्यू गोज बिटवीन, सो पार्टिकल मस्ट विल एग्जिस्ट। सो इसकी वैल्यू जो है वो समथिंग लाइक 0 से ऊपर और 1 से नीचे। आप कह लो कि ये आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको चांसेस हैं पार्टिकल के पाए जाने की किसी जगह पर। सो 80%, तो 0.8, इस तरह करके आपके पास 1 से छोटी कोई वैल्यू होगी, और मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, यानी 100%। The only possibility left is that integral can be finite quantity if psi is to be described as a real body. Thus, for a particle restricted to motion in x direction, the probability of finding it between x1 to x is given by this. So, अगर आप पूरी स्पेस के ऊपर उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है। इसको हम नॉर्मलाइजेशन भी कहते हैं, यानी आपने पार्टिकल के वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज किया। जबकि अगर आप किसी भी स्पेस किसी भी रीजन x1 से लेकर x2 तक सिर्फ देखना चाहते हैं, तो यहाँ उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो आप फाइंड आउट करेंगे। इट विल बी सम वैल्यू लेस देन 1। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, दिस विल बी समथिंग लेस देन 1। दिस इज वी डोंट नो दिस, बट बेस्ड ऑन आवर कंडीशंस वी विल सी दैट इट्स द प्रोबेबिलिटी एंड इज लेस देन 1। इन क्वांटम मैकेनिक्स तो क्वांटिटीज़ मतलब ये 1 भी हो सकती है, या गिवन दैट पार्टिकल इसी स्पेस के अंदर लोकलाइज्ड है। ठीक है, बट ये कि जनरली आप ये चीज़ जो है, हम इसको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को 1 कहते हैं, और इसको हम सिंपली कि कैसे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी।
In quantum mechanics, the quantities such as position, momentum and energy can be measured experimentally called observables. तो यहाँ पे जैसे हम एनर्जी, मोमेंटम, पोजीशन इन सबको निकालने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स में तो सिंपली फार्मूलाज थे, जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। ये ऑपरेटर्स जो है वो आपके वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करते हैं और वहाँ से हमें फिर जो है वो ये सारी वैल्यूज़ जो है मिलती हैं, एनर्जी, पोजीशन, मोमेंटम. Operators are quantities which, when operate on a wave function, give a new wave function. Thus, in quantum mechanics, there must be a mathematical operator for every observable. The physical properties of observable can be obtained from mathematical properties of operators assigned to variable, and wave function is obtained by solving Schrödinger wave equation. अब ये जो ऑपरेटर्स हैं इनको हम देखते हैं. इनको देखने के लिए हम पहले एक जनरल वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और फिर देखेंगे कि इससे हम जो है वो ऑपरेटर कैसे निकालते हैं. सो लेट्स से हमारे पास एक वेव इक्वेशन है. सो दिस वेव इक्वेशन कम्स फ्रॉम वेव मैकेनिक्स. आपने इसको यू आर फेमिलियर विद इट. एक वेव जो कि मूव कर रही है एक स्ट्रेच स्ट्रिंग के ऊपर, और इसका जो ट्रांसवर्स वेव है वाई के लॉन्ग इसका डिस्टेंस है, ठीक है, एक्स की डायरेक्शन में ये मूव कर रही है. सो इसका जो सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन, वो ये होता है वाई इज इक्वल टू ए विच इज़ दी एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस एक्स ओवर वी. टी एक्स वी वेलोसिटी है वेव की, ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. सो इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसका सॉल्यूशन यू कैन जस्ट रिमेंबर इट एज इट इज़. और बाय द वे ये हम सारी आप यूँ कह लें कि बैकग्राउंड स्टडी कर रहे हैं फॉर टू स्टडी दी टू जस्ट नो दी फार्मूलाज ऑफ द टू फाइंड आउट दी ऑपरेटर फॉर्म ऑफ पी एंड ई, यानी मोमेंटम और एनर्जी. तो ये हम इसलिए कर रहे हैं. वी विल सी, अभी आप इसको करेंगे, वी विल सी लेटर ऑन दैट हम इसको आगे कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर दी सोल्यूशन ऑफ दिस. अब हम कह रहे हैं कि सिंस ये तो हमारे पास वेव इक्वेशन जो है वो तो एक्स और वाई में रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे हम वेव फंक्शन की बात करें तो हम वाई की जगह कह लेंगे कि ये वेव फंक्शन है, ठीक है, वेव फंक्शन ये है. सो यहाँ पर ओमेगा वी, ये आपको पता है इनकी वैल्यूज़ क्या हैं. हम क्या करेंगे कि ओमेगा की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और वी की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में. सो आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह. और यहाँ पे आप सिंपली एच से, ये जो कि प्लांक कांस्टेंट है, उसे मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें इक्वेशन को. तो ये एक बाहर आ गया और एक को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है. तो यहाँ से आपने सिंपली एच एफ को इज इक्वल टू एच एफ आपने एनर्जी लिख देना है और एच ओवर लेमडा को आपने लिख देना है पी. तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी ए ई आयोटा ओवर एच बार ई टी माइनस पी एक्स. जबकि एच बार जो है उसको आपने, ये जो 2 पाई था, इस 2 पाई को आप अंदर ले गए और ये जो 2 पाई है, 2 पाई ओवर एच जो है इसको आपने एच बार लिख दिया है, 1 ओवर एच बार. सो 2 पाई ओवर एच इज़ इक्वल टू 1 ओवर एच बार. जबकि एच बार आपको याद है, सो दिस इज़ नॉट एच बार, दिस इज़, लेट मी राइट इट अगेन. सो ये आपके पास एच जो है वो, सो एच बार इज़ इक्वल टू एच ओवर 2 पाई. तो ये आपने रिप्लेस किया है, ठीक हो गया. सो ये आ गया आपके पास. इसको आप एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करें. सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें यहाँ से पी चाहिए तो पी बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये सारा वैसे ही आएगा. पी एक्स का दोबारा से लेंगे, ई टी कॉन्स्टेंट है तो पी आ जाएगा, एक्स 1 हो जाएगा. सो यहाँ से आपके पास पी आ गया और ये बाकी सारा जो पार्ट है ये अगेन वेव फंक्शन बन गया. तो यहाँ से आपके पास पी को अगर आप सेपरेट करें तो आपके पास क्या आता है, दैट पी ऑफ साई इज़ आयोटा ओवर एच बार ओवर आयोटा, ये दूसरी तरफ चला जाएगा. तो यानी ये आपके पास आ जाता है ना. सो पी ऑफ एच बार इज़ एच बार ओवर आयोटा, पी ऑफ फाई इज़ एच बार ओवर आयोटा कर्ली ऑफ कर्ली एक्स ऑफ वेव फंक्शन. यानी अगर मेरे पास पी ऑपरेटर जो है, अगर मुझे किसी भी वेव फंक्शन से मोमेंटम पता करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं पी ऑपरेटर उसके ऊपर ऑपरेट करूँगी जिसकी वैल्यू जो ऐसे ऑपरेट होगा कि एच बार ओवर आयोटा कर्ली बाय कर्ली एक्स. यानी वो उस वेव फंक्शन को जो साई है उसको वो क्या करेगा, एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करके एच बार ओवर आयोटा से मल्टीप्लाई कर देगा. इसी तरह अगर मुझे एनर्जी निकालनी है तो मैं इसी इक्वेशन को
टी के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करूँगी ताकि मैं एनर्जी सेपरेट कर सकूँ। तो टी के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करने पे आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ई को आप लिखेंगे तो ई ऑफ साई जो है वो एच बार ओवर आयोटा करली बाय करली टी होगा, ठीक है। तो यानी वेव फंक्शन मैं यूँ ही लिख रही हूँ, जस्ट टू ऑपरेटर जो है वो ई है, ई जो है उसकी वैल्यू आपके पास ये है अदर देन वेव फंक्शन, ठीक है। इसी तरह पी की वैल्यू आपके पास ये है। अगर आपको इससे किसी वेव फंक्शन से पी एक्सट्रैक्ट करना है तो आप उस वेव फंक्शन को एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली ई फाइंड करने के लिए आपका ऑपरेटर जो है उसकी वैल्यू ये है। तो यानी अब आपके पास और एनर्जी और मोमेंटम के फॉर्मूलाज नहीं हैं बल्कि उनके ऑपरेटर फॉर्म्स हैं। जब भी आपको किसी वेव फंक्शन से एनर्जी और मोमेंटम पता करने हैं तो यू विल अप्लाई दीज फार्मूलाज, तो इनको आपने याद रखना है, ठीक है। सो ये आपके पास ऑपरेटर फॉर्म्स हैं एनर्जी और मोमेंटम की। यहाँ पे उसने कंपेयर किया है कि आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में ऑपरेटर को पढ़ा, मोमेंटम को पढ़ा था कि पी इक्वल टू एम वी है। क्लासिकल मैकेनिक्स में ऑपरेटर जो मोमेंटम है वो ये होता है। हाँ, हमने ऊपर चूँकि सिर्फ एक्स में क्वेश्चन सॉल्व की थी तो एक्स में वो करली बाय करली एक्स होगा, जबकि अगर आपका 3 डायमेंशन में है तो करली बाय करली आर होगा, जबकि आर जो है वो इन तीनों के साथ इस तरह रिलेट करता है। सो इसमें ये मोमेंटम जो है ये पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जी होगा, जिनकी वैल्यू सेपरेटली ये होगी, और इट कैन बी रिटन एज दिस। सो ये जो है आपको पता है कि डेल ऑपरेटर आपने अगर मैथ्स में पढ़ा हुआ है तो करली बाय करली एक्स प्लस करली बाय करली वाई प्लस करली बाय करली जी, यहाँ पे के यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर, ये इसके बराबर होता है। तो हमने वो सारे एक्स वाई जी जो थे यानी ये और ये, इनको हमने डेल्टा लिख दिया है। तो 3 डायमेंशन में इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये इसने इसकी वैल्यू लिखी हुई है। काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हमने इसमें पढ़ा था जो क्लासिकल मैकेनिक्स में है कि इट इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है, एंड ऑल्सो दिस। तो यहाँ पे अगर आप मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दें पी की ऊपर से तो आपके पास ये आता है, ठीक है, एच बार स्क्वायर। तो ये रिलेशन हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ, ठीक है। इसको सिंपली इस वाले को एम से मल्टीप्लाई कर दिया, बी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो ये आपके पास पी बन गया डिवाइडेड बाय 2m, और यहाँ से p की वैल्यू पुट की। सो आयोटा जो है उसका आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है, तो -1 यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। आपने एक्चुअली हुआ ये कि माइनस एच बार डेल्टा आयोटा, इस सारे का जब हमने स्क्वायर किया तो ये आपके पास आ गया आयोटा का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया एच बार और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, जबकि ये जो है इसका फिर से -1 आ गया यहाँ पे। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर। यानी अब आप काइनेटिक एनर्जी अगर पता करना चाहते हैं तो आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये करली ये डेल स्क्वायर अप्लाई करेंगे। डेल स्क्वायर क्या होता है, सिंपली करली बाय करली एक्स स्क्वायर, इसके साथ आई जे के नहीं आएगा, ठीक है, करली बाय करली वाई, करली बाय करली जी, तो ये आप ये करेंगे। हैमिल्टोनियन क्या होगा, अब हैमिल्टोनियन जो है वो जाहिर है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल एनर्जी है। तो इसके साथ क्या होगा कि अगर आप टोटल एनर्जी निकालना चाहेंगे तो वो आपके पास होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में अभी हमने देखा कि इसके बराबर निकल रही है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिंपली वैसे ही आ जाएगी। सो व्हेनेवर यू विल नीड टू फाइंड दी टोटल एनर्जी, तो ये टोटल एनर्जी का ऑपरेटर हैमिल्टोनियन कहलाता है। तो इससे हम सिंपली काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे प्लस उसको पोटेंशियल एनर्जी से के साथ ऐड कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी एज ऑपरेटर यूज़ नहीं होगी। सो ये आपके पास आ जाएगा टोटल एनर्जी। सो अब ये जो ऑपरेटर्स हैं हम जिनके बारे में जिनको ऑपरेटर्स कह रहे हैं, इनके ऊपर हैट लगा रहे हैं, कहते हैं दिस हैज सम प्रॉपर्टीज, दे आर लीनियर, दैट इज इफ ऑपरेटर इज द इफ लेट्स से ओ हैट इज द ऑपरेटर, देन ओ हैट इज, जब भी ये किसी दो वेव फंक्शन पे अप्लाई होगा तो इट विल बिहेव एज इफ, यानी लीनियरली बिहेव करेगा। यानी पहले ये फर्स्ट पे अप्लाई होगा, ए को बाहर निकाल देंगे तो वो तो एक कांस्टेंट है, और इस तरह फिर प्लस और फिर ये सेकंड के ऊपर अप्लाई होगा। दे आर एसोसिएटेड इन करेक्टर, दैट इज ऑपरेटर ओ एंड ए, लेट्स से दो ऑपरेटर हैं, ओबे द रूल कि अगर आप ऑपरेटर ओ को ए के यानी दो ऑपरेटर हैं, लेट्स से आप एनर्जी पता कर रहे हैं और मोमेंटम पता कर रहे हैं किसी वेव फंक्शन से, तो दे आर एसोसिएटेड, दैट इज़ आप पहले जो है वो
ये अप्लाई करेंगे और फिर जो है वो ओ अप्लाई करेंगे. So they do not necessarily commute. That is, OA of psi is not equal to AO of. So यानी ये दोनों सेम नहीं होंगे. If for arbitrary psi this is equal to this, then we see that operator O and A commute. So not necessarily, but sometimes they can commute. Eigenvalues and eigenfunctions क्या हैं? It is a special situation which is concerned in operator and function on which they operate in quantum mechanics. क्या condition है? If the operation of an operator leaves the function unchanged but only multiply a constant to it. ठीक है, तो जैसे आपके पास ऑपरेटर ए है, उसने psi के ऊपर एक्ट किया, ठीक है, और आपको एक कांस्टेंट दिया और साथ में जो वेव फंक्शन है वो अनचेंज्ड वैसे ही वापस आ गया. यानी ये होना चाहिए कि ये जो आपका ए है ये कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, ये किसी भी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए. तो हम कहते हैं ऐसे फंक्शन को ये आइगन फंक्शंस हैं. और ऐसे जो ए है जो ये कांस्टेंट आ रहा है इसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर. सपोज ठीक है, तो ये इट इज़ एन आइगन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटर बाय राइटिंग आइगन वैल्यूज एज द सबस्क्रिप्ट with the eigen function then above relation. तो ये बेसिकली हमने ए को एज अ इस वेव फंक्शन के साथ लिख दिया है ये बताने के लिए कि ये एक आइगन फंक्शन है. सो जैसे आपके पास ये एक ऑपरेटर है, ये किसी वेव फंक्शन के ऊपर एक्ट करता है और लेट्स से वेव फंक्शन है एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर के एक्स, तो के आपके पास आ जाएगा और ई टू द पावर के एक्स वैसे ही वापस आ जाएगा. यानी ये इस तरह का ये आइगन, दिस इज़ नॉट आइगन फंक्शन, दिस इज़ आइगन वैल्यू. तो दिस इज़ आइगन वैल्यू. यानी होगा ये कि जब मैं डी एक्स बाई डी इस अप्लाई करूँगी ई टू द पावर के एक्स पे, तो मेरे पास आएगा के ई टू द पावर के एक्स. तो ये आपके पास आइगन वैल्यू होगी और ये आपके पास आइगन फंक्शन होगा. अब हम आ जाते हैं जी श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन के ऊपर. हम श्रोडिंगर इक्वेशन को डराइव करेंगे फ्रॉम वेव इक्वेशन. According to the quantum mechanics, a non-relativistic free particle of mass m is associated with a wave represented by a wave function psi. Non-relativistic क्यों? क्योंकि अभी हम कह रहे हैं कि पार्टिकल बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से मूव नहीं कर रहा, सो relativistic इफेक्ट्स नहीं आ रहे हैं अंदर. यानी हम पार्टिकल का जो मास है उसको वो चेंज नहीं हो रहा जब वो मूव कर रहा है. तो आपने अगर हमने रिलेटिविटी अभी नहीं पढ़ी बट हम देखेंगे रिलेटिविटी में कि एक पार्टिकल जो है उसका टाइम डायलेशन, मास इंक्रीमेंट और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन ये चीज़ें होती हैं जब वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से मूव करता है. तो हम नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स ले रहे हैं, ये ऐसे पार्टिकल जो कि लो स्पीड पे ही हैं, वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच नहीं कर रहे. सो उनको कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में उनमें उनके लिए एक वेव फंक्शन एसोसिएट होता है उनके साथ, जिसके बारे में हमने पढ़ा. वेव फंक्शन इज़ अ फंक्शन दैट ऑफ टाइम एंड स्पेस. ठीक है, साई हमने देखा था साई जो है वो एक्स वाई जी और टी इनका फंक्शन है. एंड इट सेल्फ इज़ नॉट मेजरेबल क्वांटिटी. ठीक है, साई को आप इट सेल्फ इसका कोई मतलब नहीं है, ये जस्ट आपको एक स्पेस के अंदर एक क्या दिखा रहा है कि आपका जो फंक्शन है वो कैसा नज़र आता है. measurable quantity, therefore maybe it is complex, so it can be complex. If a function is propagating along x-axis, then wave equation of the function like another wave equation can be like wave equation, like another wave equation. ये हमने पहले पढ़ी है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. पहले हमने इसको यहाँ y पढ़ा था, बट अभी हम क्या करेंगे कि इसकी जगह पर वेव फंक्शन यानी साई को रिप्लेस करेंगे. सो ये हमारे पास वेव फंक्शन है. हमने पहले भी पढ़ा कि इसकी जो सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस वेव इक्वेशन, दिस वेव इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन जो है वो ये है. इसके अंदर अगेन उसी तरह वैल्यूज़ पुट कर दें तो आपके पास ये आ जाता है. अब यहाँ पर आपने ये सारा सिमिलरली वो ये जो हमने अभी पीछे पढ़ा था. सो ये आयोटा स्केयर नहीं है बाय द वे, ये आपके पास पीछे आ रहा था, तो आपने ये डेरिवेशन वैसे ही कर लेनी है. साई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, देयरफॉर ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो आपने एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट किया, अगेन पी आ गया आपके पास कुछ इस तरह, और 2 टाइम डिफरेंशिएट किया. तो फर्स्ट टाइम एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट किया, फिर सेकंड टाइम किया तो ये इन सभी का स्क्वायर बन गया. तो ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, रिमेंबर दैट दिस इज़ इक्वल टू दिस, और ये जो है आपके पास वेव फंक्शन वापस आ जाता है.
अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, और ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से। सो टी के लिहाज से 1 टाइम किया है और पी के लिहाज से एक्स के लिहाज से 2 टाइम्स किया है। फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशंस द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज a sum of kinetic energy and potential energy. So total energy is p square over 2m, ये भी हमने पीछे देखा। इसी तरह मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद एनर्जी विद वेव फंक्शन साई। सो इस तरफ भी साई से मल्टीप्लाई कर दें और इस तरफ भी साई से मल्टीप्लाई कर दें। और अब यहाँ पे हमने बेसिकली जो ये श्रोडिंगर इक्वेशन है ये टोटल एनर्जी से ही ड्राइव हो रही है। सो टोटल एनर्जी जो है उसके अंदर पी का स्क्वायर है, जबकि आपके पास एनर्जी जो है उसका वो लाइक सिंगल उसकी पावर 1 है। तो एनर्जी यानी टाइम के लिहाज से हमने इसको इक्वेशन को वेव इक्वेशन को 1 टाइम डिफ्रेंशिएट किया और मोमेंटम के लिहाज से या एक्स के लिहाज से 2 टाइम्स किया। तो अब ये क्वेश्चन है, इसके अंदर आप पी की वैल्यू पुट कर देंगे और ई की वैल्यू हमें पता है क्या है, वो हमने पीछे पढ़ी हुई है। सो ये वैल्यू पुट कर देंगे। सो यहाँ से पी स्क्वायर आपके पास इसके इक्वल है, ई जो है वो इसके इक्वल है। तो यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दें। सो ई की वैल्यू पुट की ये वाली, ठीक है, ये वाली यहाँ पुट की, और इसी तरह ये यहाँ पर हमने पी की वैल्यू पुट की, ठीक है, यहाँ से ये यहाँ पुट की और ये आ गया। इसको आप so this is question number 8 which is the time dependent form of Schrödinger equation, क्योंकि इसमें टाइम डेरिवेटिव भी आ रहा है। so this is the time dependent form of Schrödinger equation. so this is the equation, इसको हम Schrödinger equation कहते हैं। in 1 dimension, in 3 dimension the time dependent form of Schrödinger equation कैसे लिखेंगे हम? सिंपली ये x के लिहाज से तो इसको y और z दोनों के लिहाज से भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आप इस सारे को डेल स्क्वायर लिख सकते हैं। सो दिस इज इट। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके पास ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो है आपके पास।